नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम मध्य प्रदेश पटवारी की जो वैकेंसी है इसको लेकर इतने सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये मानकर चलिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन के जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए, उन कमेंट में से कुछ मैंने महत्वपूर्ण कमेंट छांटकर यहाँ पर लिखे हुए हैं जो पटवारी से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। एक और बात, चूंकि कमेंट से संबंधित ही बात हो रही है तो कई विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते हैं और जो सबसे बड़ी बात या सबसे ज़्यादा बात ये कहते हैं कि सर आप हमारी जो कमेंट है उन कमेंट का जवाब नहीं देते। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं इस गलती को स्वीकार भी करता हूँ कि हाँ, मैं आपके जो कमेंट है उन कमेंट के जवाब नहीं दे पाता। लेकिन एक बात और है, आज से अब ऐसा नहीं होगा। मैं कल की बात नहीं करता कि कल से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए हर चीज़ आज से डिपेंड करती है। अगर आप किसी कार्य को कल पर टालेंगे तो कभी वो काम पूरा नहीं होगा। तो अब से ऐसा नहीं होगा। आपके कोई भी कमेंट आएंगे तो उन कमेंट्स का स्वागत है और मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे पाऊँ। पहले क्या होता था, अधिकांशतः मैं वीडियो अपलोड कर देता था, अपलोड करने के बाद कमेंट नहीं देखता था। मुझे पता था कि मेरे जो साथी है, हम लोगों का ये जो इतना बड़ा परिवार हो गया है, मैं इसे बेसिकली एक सब्सक्राइबर नहीं मानता, एक परिवार मानता हूँ। और आप लोगों की ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है जिसकी वजह से पंचायती राज की वीडियो हो या पटवारी से रिलेटेड या एमपीपीएससी से संबंधित जो भी वीडियो हो उन पर लाइक और यहाँ पर हमें सब्सक्राइब देखने को मिले। और कई चीज़ें ऐसी है जो देखकर लगता है कि आप में और हम लोगों में या हम में यहाँ पर जो कह सकते हैं एक लगाव है, यहाँ पर एक जो हम दोनों को ये जो चीज़ें जोड़े हुई है जो कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात के लिए मैं अपनी गलती भी स्वीकार करता हूँ कि मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जो भी कमेंट आएंगे, जिससे ही मुझे कमेंट प्राप्त होगा, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अब आपके कमेंट्स का स्वागत है और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक आपके कमेंट्स के सही तरीके से अभी तक मैं जवाब नहीं दे पाया। अगली टाइम से जब भी आपका कमेंट आएगा, जैसे ही उस कमेंट को मैं देखूंगा, अब हो सकता है कि आपने कमेंट किया मैं 3 घंटे बाद देखूं या 3 मिनट बाद देख लूं या तुरंत भी देख सकता हूं। जब भी कमेंट देखता हूं मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बहुत सी अनसुनी बातें हैं जो आज आप देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ इमोशनली बातें हो, कुछ मोटिवेटेड बातें हो, कुछ ऐसी हो जो आपको लगे कि यार ये बातें तो इग्नोर कर देना चाहिए, कुछ ऐसी हो जिनसे हो सकता है कि आप नाराज भी हो जाएं। लेकिन बात थोड़ी सी कड़वी है। अगर बुखार उतारना है तो गोली कड़वी ही लेनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी कड़वी बातें हैं और कई मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम कब होगा, कट ऑफ क्या रहेगा या कट ऑफ क्या था, मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं। कहां से पढ़े, यानी बहुत सारे सोर्सेस से मार्केट में कहां से पढ़े, किस बुक को रिफर करें, कब तक पढ़े, ये सबसे ज्यादा प्रश्न है कि सर पढ़ पढ़कर थक गए हैं, जीवन इसी में निकल गया है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे सामने, जो ऑडियंस है, हम जो लोग हैं जो अधिकतर मेरा वीडियो देखते हैं, उनकी एज 25 प्लस है, 25 से ऊपर है अधिकांश विद्यार्थी। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 70% के आसपास 25 प्लस है यहाँ पर एज। तो उनके मन में ये डाउट आता है कि सर आखिर कब तक पढ़ना होगा, कब जॉब मिलेगी। फिर एक डाउट है कि सिर्फ पटवारी की तैयारी करें या इसके साथ ही अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। कमेंट का जवाब नहीं देते, ये तो मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। तो इसके ऊपर मैं एक बार और बोल देता हूं कि बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, मैं मेरी गलती को स्वीकार कर रहा हूं और अब आपके जो कमेंट रहेंगे उसका जवाब मिलेगा। और इस बात को लेकर आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। दूसरी बात होती है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। सीधी सी बात है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे। मोटिवेटेड कैसे रहे, कई विद्यार्थियों के प्रश्न है कि सर तैयारी के दौरान हम तनाव से भर जाते हैं, मोटिवेट कैसे रहें, निरंतरता नहीं आ पाती, सबके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो, टाइम टेबल कैसे बनाए, क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, अगर करें तो कौन सी करें, कब करें, कितना सिलेबस होने के बाद करनी चाहिए, कोचिंग करें या नहीं, बिना कोचिंग के सिलेक्शन होगा या नहीं, और अंत में बात करेंगे सीपीसीटी के बारे में। ये जो बिंदु है ये मैंने यहाँ पर लिख चुके हैं। इससे ज्यादा ऐसे बिंदु भी मिलेंगे जो मैं बीच बीच में टच करता जाऊंगा और आप तक बातें पहुंच जाएगी, या आप तक चीजों को लगेगा कि शायद ये यहाँ पर नहीं लिखा था, लेकिन हमारे काम की बात है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको एग्जाम से संबंधित है, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है, वह यह है कि सर एग्जाम कब होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे सामने यही है कि एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम से संबंधित अगर मैं स्पष्ट बात कहूं तो वास्तविक यह है कि मुझे नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। मैं आपको अंधकार में रखूं यह मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन एक बात यहां पर श्योर होकर कह सकता हूं कि एग्जाम आपका जरूर होगा। लेकिन एक संभावना यह भी मैं बता सकता हूं कि यह हो सकता है कि अगले 2 या 2.5 महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन अगर आएगा और अगर आप आज से तैयारी नहीं करेंगे या तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते 25 वर्ष हो गए हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लगातार आप 25 वर्ष लगातार पढ़ रहे हैं, इसमें एक दिन का भी गैप नहीं लिया, या साल में 10 दिन छोड़कर आपने लगातार पढ़ाई की, जितने भी दिन है 355 दिन आपने लगातार पढ़ाई की, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जाम कब होगा ये आप सभी का प्रश्न है। इसके ऊपर मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि मुझे नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, लेकिन ये जरूर मैं स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि 100% आपका एग्जाम होगा। अब यहां पर 2 कंडीशन है समझने के लिए, वो बात समझिए। देखिए, एक बात तो ये हो सकती है कि विद्यार्थी ये समझ ले कि चलो अभी नोटिफिकेशन नहीं है, अभी हम तैयारी नहीं करते हैं, जब वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि चलो अब तैयारी शुरू कर देते हैं, अगर नहीं की हो तो जो पहले से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो तो यहां पर कह सकते हैं कि शुभकामनाओं के काबिल हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन के टाइम पर आपने तैयारी शुरू की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो खुद को कोसते रह जाओगे, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जीवन में नहीं बचेगा। आपके साथ केवल आपकी खुशी समाप्त नहीं होगी, आपके माँ बाप की खुशी भी समाप्त होगी, आपके घर वालों की खुशियां भी समाप्त होगी, आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका करियर समाप्त होगा। तो जब घर वालों ने आपको केवल एक काम दिया हो और आपको भी पता है मुझे केवल पढ़ाई करना है, तो भले ही हमारा रास्ता थोड़ा सा लंबा है तो बेहतर है कि इसे अभी से कवर करें, और अच्छे ढंग से कवर करें तो उस समय ज़्यादा तनाव नहीं रहे। तो एग्ज़ाम कब होगा मैंने स्पष्ट बता दिया, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ना, उस समय देखना आपके मन में इतनी हड़बड़ी रहेगी, आप बार बार कमेंट करेंगे सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको बातें ज्ञान वाली लगेगी। मैंने अभी तक अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लोगों को इतने तनाव में देखा है, कई व्यक्ति इतने ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका जो तनाव है वह बाहरी है, मानकर चलता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जो विद्यार्थी तनाव में आ रहे हैं कहीं ना कहीं वह तनाव वास्तविक में तनाव है, यानी वह उसकी वजह से नहीं है। लेकिन कई विद्यार्थियों के ऊपर जो तनाव हावी होता है, जो डिप्रेशन हावी होता है, उसका एक कारण वह भी है। जब आपको पता है कि इस वैकेंसी को मुझे निकालना है, इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, तो भाई क्यों उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको भी पता है पटवारी में कितने फॉर्म डलना है, उस फॉर्म में से आपका नाम होना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए किस लेवल की तैयारी चाहिए वो आपको समझना होगा। इत्मीनान से थोड़ा सा बैठिए और समझिए। जब आप खुद को समझेंगे, खुद से बातें करेंगे तो रास्ते बहुत सारे निकलेंगे। अगर आप दूसरों से चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़े, लेकिन जब आप खुद से चर्चाएं करते हैं तो उन समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिलने लगता है। तो पहला ये जो डाउट सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का है, एग्ज़ाम कब होगा, तो ये मानकर चलिए कि बहुत जल्द ही आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं, मैं पूर्ण रूप से सचेत कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरी बात लगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, फिर मत कहना कि सर आपने पहले हमें नहीं जगाया। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। एक बात समझ कर देखिए, अभी एग्रीकल्चर का एक हाल ही में एग्ज़ाम हुआ और इसके साथ ही कई एग्ज़ाम की अभी नोटिफिकेशन जारी हुई, और कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके फॉर्म डलने शुरू हो गए। आप कहेंगे सर कैलेंडर तो है नहीं और ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया। तो अगर सोचकर देखिए 1 मिनट के लिए, स्वतः ही सिर्फ 60 सेकंड बोल रहा हूँ, 60 सेकंड सिर्फ शांत बैठ जाइए और सोचिए कि कैलेंडर अपडेट किए बिना ही अगर पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, किसे मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे आप? क्या आप मुझसे कहेंगे कि सर हमारी पहले से तैयारी नहीं है,
क्या आप घर वालों से कहेंगे, घर वाले और दो थप्पड़ मारेंगे आपको कि भाई आपको किस काम के लिए रखा था, हम आपसे खेती नहीं करवा रहे, हम आपसे हमारे घर के कामों में काम नहीं ले रहे, हम आपको मजदूरी पर नहीं भेज रहे, तो आपको किस कार्य के लिए रखा था? पढ़ने ही रखा था ना। पहले से इतने तैयार रहिए कि जब भी एग्जाम आए तो हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। तो 2 मिनट सिर्फ आपको बैठना है, शांत मन से सोचना है कि अगर अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं क्या करूंगा। गारंटी से कह सकता हूं कि आपके जो होश है ना, वो होश उड़ जाएंगे अगर आप इस बात को अच्छे से सोच लेंगे। तो बेहतर यही होगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो पहली जो कंडीशन है एग्जाम कब होगा, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके कि एग्जाम कभी भी हो, हमें तैयारी पूरी करना है और बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, इसकी संभावना भी है। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कट ऑफ को लेकर कि सर इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, एक अनुमान से आप बता दीजिए। ये मानकर चलिए कि जब हम 2017 की वैकेंसी की बात करें तो उस समय 9000 पोस्ट थी, 9000 पदों पर भर्ती हुई थी। 2017 में 9000 पदों पर भर्ती होती है और फॉर्म डलते हैं लगभग 12 लाख। 12 लाख छोटे आंकड़े नहीं होते हैं, सोचकर देखिए। तो 2017 में 9000 पदों पर भर्ती हुई और 12 लाख फॉर्म डले, ठीक है यहां तक। अब लगभग 3000 जो पद हैं, इन 3000 पदों पर भर्ती होनी है और फॉर्म 12 लाख से ज्यादा ही डलने हैं। लगभग हम मानकर चलते हैं 15 लाख के आसपास फॉर्म डलने हैं। तो थोड़ा सा आप अनुमान लगाकर चलिए कि जब 12 लाख फॉर्म डले और 9000 वैकेंसीज थी, 9000 पद थे, उस समय कट ऑफ गया था 80 प्रश्न जिसके सही थे, 80 अंक जिसके सही थे। ये मैं औसतन लेकर चल रहा हूं, कहीं 79 भी देखने को मिलेगा तो कहीं 82 भी देखने को मिलेगा। तो 2017 में औसत अगर हम बात करें तो 80 कट ऑफ था, जिसके 80 प्रश्न सही थे, वो यहां पर सिलेक्शन ले जाता था। तो फिर बात ये आती है कि सर अब कट ऑफ कितना जाएगा। तो बेसिक सी बात यह है कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 लाख फॉर्मों पर 9000 पदों पर भर्ती होने पर 80 कट ऑफ जाता है। तो अगर 15 लाख के आसपास फॉर्म डले और पदों की संख्या कम है तो सीधी सी बात है कि 80 से नीचे कट ऑफ तो किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तो या तो 80 जा सकता है या 80 से बढ़ सकता है, यही हो सकता है। या तो 82 चला जाएगा या 84 या 85 चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जो 80 है, क्या ये 80 लाना आसान है या टफ है? तो 80 लाना, सीधी सी बात अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं तो ये कोई हलवा नहीं है। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो मिनिमम 55 या 50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई सोल्व करता है। आज आप किसी ग्रेजुएशन करे हुए बंदे को भेज दीजिए जो कभी भी कंपटीशन की दुनिया में नहीं आया, उससे कहिए कि आपको पेपर सोल्व करना है, तो 50 से 55 अंक वह ले आएगा। 50 से 55 अंक 50% छात्र, यानी जो लगभग 15 लाख फॉर्म डलेंगे, 7.5 लाख लोग ऐसे होंगे जो 50 से 55 अंक लाएंगे, बचे 50% छात्र। तो 55 से लेकर 60 जो अंक हैं, 55 से लेकर 60 क्वेश्चन जो सही करेंगे उनकी संख्या रहेगी इन 50% में से लगभग 10%। 10% को हटा देते हैं तो बचता है 45%। अब देखिए धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, 55 से 60 तक ले आए, 60 से 70 तक लगभग ये मानकर चलिए कि 30% या 35% या बात करें 25% अगर हम न्यूनतम मानकर चलते हैं तो 25% छात्र ऐसे होंगे जो 60 से लेकर 70 अंक ले पाएंगे। यानी यहां पर बचते हैं 20% छात्र, और 20% में से 10% ऐसे होंगे जो 70 से 80 नंबर लाएंगे, तो बचते हैं 10% छात्र। और वास्तव में इन 10% में से ही लोगों का सिलेक्शन होना है जो 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगा या 80 के आसपास पहुंचेंगे। 80 के ऊपर एक अंक लाना जो कहीं ना कहीं लाखों में से एक व्यक्ति ही रहेगा। तो तय मानकर चलिए कि आपका कट ऑफ 80 से नीचे तो नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन 80 लाना हलवा नहीं होता। 80 लाने के लिए न जाने कितनी रातें आपको जागना पड़ेंगे, न जाने कितने ही दिनों आपको नियमित तरीके से पढ़ना पड़ेगा, न जाने कितने दिनों तक आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, कितने ही त्याग करना पड़ेगा, जब जाकर आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 80 से ऊपर ही कट ऑफ जाना है, ये तय मानकर चलिए।
अगला प्रश्न होता है कहां से पढ़े। तो यहां पर 2-3 कैटेगरी है छात्र की, उन सभी को मैं यहां पर मिलाकर चलूंगा जब जाके इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे कहेंगे कि सर हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात हम पर लागू नहीं होती। कोई कहेगा हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात हम पे भी लागू नहीं होती। तो आप थोड़ा सा सभी के लिए बात करके हम देखते हैं। कहां से पढ़े इसके बारे में मैं सबसे अच्छी बात ये कहता हूं कि जिन्होंने पहले से तैयारी की है उन्हें हर चीज का पता है। वो मेरे वीडियो में से वो चीजें देखेंगे जो उनके काम की है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्या देखे क्या नहीं देखे। ठीक है, ऐसा ही जब आप बुक्स परचेस करते हैं, बुक्स को खरीदते हैं, तो पूरी बुक को रटना नहीं होता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट उसके हर एक शब्द को रटने लगते हैं, हर एक शब्द को पढ़ने लगते हैं। तो पूरी बुक को याद नहीं रखना पड़ता है, उसमें से वही याद रखना पड़ता है जो हमारे एग्जाम से संबंधित है। तो मैं पहले बात करता हूं उन विद्यार्थी की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एग्जाम के बारे में थोड़ी बहुत समझ है। तो चूंकि आपको एग्जाम के बारे में समझ है, आपने या तो कोचिंग कर रखी है या पहले सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो आपको जो 5 सब्जेक्ट है, पांचों के नोट्स यहां पर तैयार कर लेना है, पांचों के सोर्सेस आपको तैयार कर लेना है। आप किसी भी बुक से पढ़े, किसी भी नोट्स से पढ़े, या आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिक्स कर लीजिए कि यहां से आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरी बुक पर तभी भगना है जब ये वाली बुक से कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कंफर्म हो जाएगा, उन्हें तो पता है कि कहां से पढ़ना है, लेकिन जो अब तैयारी करने की सोच रहे हैं उनका क्या, समस्या तो उनके साथ है। तो उनके लिए मैं सीधा सा सॉल्यूशन बताता हूं। आप कम से कम 10 से 15 वीडियो ऐसे देखिए जहां पर आपको बातें समझ में आए। जैसे एक मेरा वीडियो देख लीजिए, इसके साथ ही आप सिलेबस को देख लीजिए, पुराने पेपर को देख लीजिए। अगर चीजें लिंक होती है, आपको समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता किस लेवल पर पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास में उसी लेवल पर पढ़ना है जितने प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते पढ़ते पीएचडी कर बैठे और मैथ से आपका छूट गया। तो पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, धीरे धीरे 10-15 दिन आप लगातार ये काम करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे किस लेवल का पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, मार्केट से या तो आप बुक से ले सकते हैं, मेरे पंचायती राज की क्लासेस रेगुलर चलती है, उसे आप देख सकते हैं। पंचायती राज की क्लास देखने के साथ आप उसके नोट्स बनाते चलिए, ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलिए। और 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताबों को 10 बार पढ़ना। तो यही तरीका आपको अपनाना है कि एक किताब लाइए, उसे बार बार रिवाइज करते जाइए। तो कहां से पढ़े, ये वाला जो आपका प्रश्न है ये भी सोल्व हो जाएगा। अगला है कब तक पढ़े। ये तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर पढ़ पढ़कर थक गए हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानकर चलता हूं कि एक समय के बाद हर चीजें बढ़ती जाती है, और जो विद्यार्थी अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं शायद उनके साथ तो ये चीजें अभी नई नहीं रहेगी, तो वो मेरी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो थोड़े से ज्यादा उम्र के हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, मैं आपकी मानसिकता को समझ सकता हूं, मैं भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ सकता हूं, मैं आपकी जो बातें हैं उनको बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं। आप कहेंगे सर कब तक पढ़ें, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, समाज का एक दबाव है, घर पर जाते हैं तो परिवार वाले नहीं जीने देते, रिश्तेदार हर बार प्रश्न पूछते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, ये मैं बिल्कुल मानकर चलता हूं। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो उनके साथ भी होना है। और मैं ये नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार आप है, नहीं है। हम भी जानते हैं कि बहुत कम पद होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन एक बात आप समझ कर देखिए कि आपको पता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो समाज का दबाव तो आप पर है, ये भी मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। रिश्तेदारों का दबाव आप पर है, ये बात भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो जब दबाव है तो मेरे ख्याल से ये 4-5 महीने आप खुद को दीजिए, सब चीजों को भूल दीजिए, सोचने दीजिए कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक बार अच्छे से जमकर तैयारी कर लीजिए। ये जो प्रश्न है ना कब तक पढ़ें, एक बार सिलेक्शन मिल गया तो इस शब्द की जो थकान है ना कि कब तक पढ़े, पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, उस सिलेक्शन के बाद ये थकान अपने आप ही मिट जाएगी। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको ये बात क्या होता है, जब हम यहाँ पर थोड़े से दबाव में होते हैं तो हमें सही बात भी गलत लगती है। तो अभी आपको मेरी बात गलत लगेगी, और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि मेरी जो बातें हैं आपको गलत लगेगी। लेकिन थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठकर सोचिए कि यार
क्या वास्तव में 5 महीने मुझे खुद को दे देने चाहिए? अगर लगता है, जवाब आता है हाँ, तो फिर तैयारी में जुट जाइए और सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगला है, सिर्फ पटवारी की तैयारी करें या किसी अन्य एग्जाम की भी कर सकते हैं। ये वाला जो डाउट है कई विद्यार्थियों के मन में रहता है। तैयारी के दौरान कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके मन में ये डाउट आता है। कभी फॉरेस्ट गार्ड की अगर वैकेंसी आएगी तो उसका फॉर्म डाल दिया, कभी एसआई की वैकेंसी आई उसका फॉर्म डाल दिया, कभी पटवारी की आई उसका डाल दिया, कभी एमपीपीएससी का डाल दिया। तो सिर्फ पटवारी की तैयारी करना है या अन्य एग्जाम की भी करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पटवारी की तैयारी करें, मत करिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको पुलिस बनना है तो उसकी तैयारी कीजिए, आपको एसआई बनना है उसकी तैयारी कीजिए, दबाव थोड़ी नहीं है आप पे कोई। लेकिन बात यह आती है कि सिर्फ पटवारी की तैयारी करें या इसके साथ ही अन्य की भी कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मेरा सिंपल सा विचार है और इस विचार को आपको मानना चाहिए क्योंकि यह कहीं ना कहीं तर्क अनुसार है। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे पास एक गिलास होता था, एक कांच होता था जिस पर सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता था और वह कांच अगर स्थिर है तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से नीचे अगर हम कागज या जो वस्तु रखते थे उसमें आग लग जाती थी, वो जलने लगता था। कब जलता था? जब वह कांच स्थिर हो। सूर्य का प्रकाश तो पड़ रहा है लेकिन कांच का स्थिर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो तैयारी में क्या है, अगर आप एक वैकेंसी पर स्थिर रहेंगे तो ज्यादा संभावना है कि उस वैकेंसी को क्रैक कर दें, उस वैकेंसी को आप अपने फेवर में ले ले, आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वह कांच अगर आप हिलाएंगे, कभी आप सोचेंगे यार पटवारी पर चला जाऊं, कभी एसआई पर चला जाऊं, कभी पुलिस पर चला जाऊं, कभी फॉरेस्ट गार्ड पर चला जाऊं, तो फिर थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी। लेकिन फिर बात यह आती है कि सर फिर फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं? तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है मुझे फॉर्म डालना चाहिए, बिल्कुल डालिए। पटवारी का जो सिलेबस है सेम ऐसा ही सिलेबस किसी अन्य भर्ती का है तो उसका पेपर बहुत अच्छे ढंग से दीजिए। लेकिन अगर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और अन्य वैकेंसी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको लगता है कि मेरा ज्यादा समय ले लेंगे, तो फिर तैयारी उसकी मत कीजिए, केवल एक वैकेंसी पर फिक्स रहिए, है ना। यानी कहने का मतलब पता लग रहा है, यहां पर भागे, वहां पर भागे, वहां पर भागे और किधर भी आपको मंजिल नहीं मिल पाए। तो बेहतर होगा कि आपका जो रास्ता है उस पर सीधे चलते रहिए, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगला है, कमेंट का जवाब नहीं देते, तो इसको तो हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। बिल्कुल मैं अब कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के जवाब दे पाऊं। आपके मन में जो भी कमेंट आता है, आप तो आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, जो भी समझकर कमेंट करना है आपको सीधे कमेंट करना है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि यार ये जो कमेंट देखेंगे मेरा ये क्या सोचेंगे, तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है आपके डाउट की वजह से, आप एक अंक की वजह से आप आपके एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उसके जिम्मेदार केवल आप रहेंगे। मैं आपके लिए बैठा हूं सिलेक्शन दिलवाने के लिए, बशर्ते कि आप मेरे साथ मेहनत कर पाए। मेरा ये जो चैनल जब मैंने शुरू किया था तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि अगर किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो मुझे उस तक सही मार्गदर्शन पहुंचाना है। क्योंकि तैयारी के दौरान मैंने पाया कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की एक कमी है। सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के साथ, मेहनत के साथ मार्गदर्शन भी बड़ा सही है ना। तो कब आपको आपके कुल्हाड़ी की धार पर काम करना होगा, कब आपको कुल्हाड़ी चलानी होगी, इन सभी चीजों के ऊपर काम करना। मैं कुल्हाड़ी का मतलब यहाँ पर दिमाग की कुल्हाड़ी से बात कर रहा हूं कि जो आपकी याद करने की क्षमता है, इस पर कैसे काम करना है, किन किन चीजों को अप्लाई करना है कि आप सिलेक्शन ले पाए। और यकीन मानकर चलिए कि अगर सही मार्गदर्शन हो और उस मार्गदर्शन के साथ आप सही दिशा में मेहनत कर पाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं बिल्कुल मानकर चलता हूं कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। लेकिन मैंने ये भी यहां पर उदाहरण देखा है कि अगर आपने वास्तव में 100% के साथ सही मार्गदर्शन में और ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार रहकर कर्म किया है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। आगे की ओर हम चर्चा करते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं देते, तो मैंने बता दिया आपको बेझिझक कमेंट करना है और बिल्कुल जवाब मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा प्रश्न है कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और मोटिवेट कैसे रहें। मैं इन दोनों को एक साथ लेकर चलता हूं, इन दोनों प्रश्नों को एक ही बात में समाहित कर देता हूं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन के मामले में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने होते हैं और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से
डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, हम खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारे सामने दो चॉइस होती है, या तो हम पढ़ें या मोबाइल चलाने लग जाएं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप खुद से बातें करेंगे, खुद से को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट होता नहीं हूं, मैं खुद को डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता हूं। जैसे मानकर चलिए आपके दोस्त ने कहा कि चलो यार कहीं घूम कर आते हैं, उसने कह दिया, उसको घूमने जाना था, उसका काम था घूमना, उसने आपसे कह दिया, तो आपके सामने अब यहां पर दो चीजें हैं। या तो आप उसे जवाब दे सकते हैं कि यार मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता, या फिर आप उसके साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप उसके साथ घूमने जाते हैं तो आप खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कई केसेस 99% केस में आप खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल। तो इस मोबाइल से कैसे बचे, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका टेक्नोलॉजी ये जो है ना, इसका उपयोग कैसे करें। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि मेरा वीडियो आप चलाने के लिए मोबाइल निकाले कि हाँ पंचायती राज या अन्य चीज़ों को देखते हैं, और निकालते समय ही आप पता चल रहा है कि कहीं दूसरी चीज में ही रम गए। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, इसका क्या समाधान है? इसका मैं सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बताता हूं। हो सकता है 5-7 दिन आपको थोड़ा सा असहज महसूस होए, क्योंकि आप एक तो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आप मोबाइल के एडिक्ट हैं, आपको हैबिट हो चुकी है मोबाइल चलाने की। जिस दिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, हो सकता है इस बात से या इस डिस्ट्रैक्शन से भी आप निजात पा पाए। मेरा सिंपल सा रूल ये रहता है कि मेरा जो मोबाइल होता है, ये मोबाइल रहता है अधिकांशतः, बात कर सकते हैं बंद रहता है अधिकांशतः। मुझे जब काम होता है तो मैं इस मोबाइल को ऑन कर लेता हूं, जब काम नहीं होता है तो मैं सीधा ऑफ कर लेता हूं। दूसरी चीज, मोबाइल में मैं रखता हूं सबसे लंबे पासवर्ड। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि जब मोबाइल एक बार को मन में आएगा, जैसे मानकर चलिए मन में आया कि यार थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, तो मन में क्या आएगा कि पहले चालू करना होगा, चालू करके पासवर्ड डालेंगे, और सिर्फ ये 5 सेकंड का खेल होता है। अगर आपने 5 सेकंड आपके मन को रोक लिया ना, अपने आप ही चीजें फिर यहाँ पर शांत होने लगेगी, और फिर मन करेगा अरे यार क्यों चालू कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या तो आप एक कीपैड मोबाइल रख लीजिए जिसमें आपको सिम लगाए और आपका काम हो गया, घर वालों से बात कर लिए। और दूसरी बात यह कि अभी आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ घर वालों से बात करिए। क्या मतलब रिश्तेदारों से बात करना, क्या मतलब दूसरे लोगों से चर्चा करना। जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके वास्तव में हित करते हैं, उनसे बात करिए। एंड्रॉइड मोबाइल रखना है, जब आपको वीडियो देखना है फिक्स कर लीजिए चीजों को कि इतने समय मुझे वीडियो देखना है, इतने समय ये काम करना है। तो कहीं ना कहीं आप इस मोबाइल का सही सदुपयोग कर पाएंगे। जैसे मानकर चलिए कि आपको पता है कि ये टाइम मेरा पढ़ने का और इस समय मैं मोबाइल से नहीं पढ़ता, तो मोबाइल को इतना दूर रख दीजिए कि ये आपके सामने नजर आए ही नहीं। तो कोशिश ये कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए कि मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट होता हूं और इससे कैसे बचना है। अगला है मोटिवेट कैसे रहें। मोटिवेशन का मैं अगर आपको एक लाइन में आंसर दूं, तो अगर आपका क्यों यहां पर बात कर सकते हैं, क्यों फिक्स है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहा हूं, अगर ये क्यों आपका फिक्स है तो यकीन मानिए आप हमेशा ही मोटिवेट रहेंगे। हमेशा मोटिवेट कोई नहीं रह सकता। मोटिवेट का मतलब मेरा यह है कि अगर आपका क्यों यहां पर पक्का है कि हाँ इस एग्जाम की तैयारी मुझे क्यों करना है, अगर इस क्यों का जवाब आपके पास है ना, तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके माता पिता। उनसे बात करिए, उनको देखिए और एक बार सोचकर देखिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ाई कर पाया, मैंने नहीं पढ़ाई की, तो इनका जो विश्वास है, इस विश्वास को कितनी ठेस पहुंचेगी, इन्हें कितना दुख होगा। तब जो मोटिवेशन आता है ना, वो मोटिवेशन वास्तव में कारगर रहता है। अगला है पढ़ाई करने का क्या तरीका हो। तो देखिए पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट तरीका है, फिर तरीका होता है टारगेट बेस्ड स्टडी करना। एक टारगेट डिसाइड कीजिए। आपने मान लीजिए हिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, जीके में ये पढ़ना है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया। अब उसके हिसाब से काम कीजिए, उस टारगेट को पूरा करने में लग जाइए। 4 घंटे में होता है तो 4 घंटे में कीजिए, 5 घंटे में होता है तो 5 घंटे में कीजिए, 10 घंटे में होता है तो 10 घंटे में कीजिए। नेक्स्ट है टाइम टेबल। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। इसमें
ऐसा नहीं करना है कि 7:05 पर ये करना है, 8:10 पर ये करना है। टाइम टेबल में अगर आपको लगता है कि आप शाम को पढ़ सकते हैं तो रात को पढ़िए, दिन में पढ़ सकते हैं तो दिन में पढ़िए। टाइम टेबल बनाते समय बस इतना ध्यान रखिए कि आप कब और कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मानकर चलिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा टाइम टेबल को लेकर, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि जब मैं उठता हूं तो उठने के बाद सुबह के 3 से 4 घंटे जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि यार इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा माइंड को काम करना होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो माइंड सुबह फ्रेश रहता है, शांत रहता है, तो क्यों ना उस समय उसे पढ़ लिया जाए। अब 2-3 घंटे पढ़ने के बाद अब खाना खा लिया जाता है, खाना खाने के बाद नींद आने लगेगी। तो जब नींद आएगी तो क्यों ना ऐसा काम करें जो हमें कहीं ना कहीं हाथ चलाना पड़े। तो उस समय सबसे बेहतर ऑप्शन होता है मैथ्स का। तो जब खाना खाओ तो 2-3 घंटे मैथ्स लगाने लग गए। फिर उसके बाद शाम का समय होता है, जब किसी की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, एनर्जी डाउन होने लगती है, तो उस समय ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे इजी लगता है, जो आपको सबसे इंटरेस्टेड लगता है। आपको लगता है कि ये मेरा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो उसको शाम के समय पढ़िए। तो खुद को समझिए, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि दूसरे के हिसाब से टाइम टेबल बनाने लगे, या ऐसा टाइम टेबल बनाए जो आप खुद ही फॉलो नहीं कर पाए। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज, कि सर टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं। तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, लेकिन जब आपका सिलेबस 40% 60% हो जाए उसके बाद ही टेस्ट सीरीज लगाइए। अगला है कोचिंग करें या नहीं। तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। मैं कई ऐसों को जानता हूं जो कोचिंग किए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाए, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग से ही सिलेक्शन लिया। अपवाद हर जगह मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी है उस कार्य को करने की। सीपीसीटी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं इस वीडियो में सीपीसीटी की बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, मुझे काम है। तो सीपीसीटी के बारे में हम किसी वीडियो में बात करेंगे। कुछ भी आपके डाउट है कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर आपको पंचायती राज के वीडियो देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।